हेलो एवरीवन, दिस इज श्री अभिषेक अवस्थी फ्रॉम ई फाइलिंग। एंड जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आईटीआर 3 की लाइव फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। एंड आज हम कंप्रेहेंसिव वीडियो बनाने जा रहे हैं ऑन द आईटीआर 3। सर, क्या क्या कवर रहने वाला है पहले ही बता दीजिए। मैं आपको कंपटीशन दिखा देता हूँ, कैसे कंपटीशन करनी है अभी डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, ये हमारी सैलरी की है। इसके अलावा कैपिटल गेन में मैंने सारे पॉइंट कवर किए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 टैक्स पी&एल दिए हैं। इसके अलावा इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड एंड डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड दोनों को अलग-अलग बाइफरफिकेट किया है। वीडीए की ट्रांजैक्शन कैसे रिपोर्ट करनी है। इंट्राडे एंड एफएनओ, बहुत ही बड़ा मेजर चेंज आया है एफएनओ के अंदर। बहुत ही आसान रिपोर्टिंग हो चुकी है। सारी चीज़ें डिटेल में समझाऊँगा। वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। ठीक है सर। अदर सोर्स की इनकम इसके अंदर कुछ खास होता नहीं है, बट ये भी मैं आपको समझा के चलूँगा। ठीक है सर। अब हम लोग वन बाय वन कैसे हमको कंपटीशन प्रिपेयर करनी है वो सीखते हैं। देन फिर हम लोग सीखेंगे कैसे हमको इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर आईटीआर 3 की लाइव फाइलिंग करनी है। ठीक है, क्लाइंट के रॉ डाटा के ऊपर चलते हैं। सर, क्लाइंट के पास क्या क्या अवेलेबल होता है। सैलरी के लिए फॉर्म 16 मंगवाओगे सर, पे स्लिप भी मंगवानी है। आईटीआर 3 के केस में आप लोग पे स्लिप मंगवा लेना, बिकॉज इसके अंदर डेप्थ में हमको डिटेल प्रोवाइड करनी होती है। बेसिक अलग से प्रोवाइड करना है, डी अलग से प्रोवाइड करना है, जो सैलरी का बाइफरफिकेशन है वो भी हमको प्रोवाइड करना होता है। ठीक है सर। सो फॉर्म 16 भी हमने यहाँ पे मंगा लिया। फॉर्म 16 के अंदर हम लोग बात करें, ये हमारी सैलरी आ रही है। कितनी आ रही है? 10,85,038 सैलरी आ रही है। ठीक है, 10,85,038 हमारी सैलरी है। इसके अलावा हमारा कोई भी यहाँ पे टैक्स वगैरह डिडक्ट नहीं हुआ है सैलरी के ऊपर। ठीक है सर। अब हम लोग हमारी पे स्लिप के ऊपर चलते हैं और यहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है और बाइफरफिकेशन प्रोवाइड होती है। बैंड पे क्या होता है? ये बेसिक पे होता है, ये पर मंथ होता है। तो 39200 इंटू 12 कर दोगे तो आपका यहाँ पे बेसिक निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा डीए होता है। डीए वाला है 26640। ठीक है, इंटू 12 कर दोगे तो आपका यहाँ पे डीए जो है वो निकल कर आ जाएगा एनुअली 319680। इसके अलावा एचआरए का जो बाइफरफिकेशन है वो अलग से प्रोवाइड होता है। 3920 ये मंथली है, इंटू 12 कर दोगे तो आपका यहाँ पे एनुअली निकल कर आ जाएगा और यहाँ पे आपका एचआरए का अमाउंट आ जाएगा। इसके अलावा जितने भी अलाउंस है इनको आप अलग से मत दिखाना, अदर अलाउंस करके इसको आप शो कर सकते हो। ठीक है सर। पूरी सैलरी की कंपटीशन आपको समझ में आई। आईटीआर 3 के अंदर खाली आपको फॉर्म फाइलिंग करनी है। आपको कंपटीशन समझ में आ जाएगी तो आप मान लेना कि आपको आईटीआर 3 आ चुकी है। ठीक है सर। हाउस प्रॉपर्टी वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे आईटीआर 2 के अंदर भी डिस्कस कर रखा है, बट अगर आपकी कोई रेंटल इनकम आ रही है तो आप हाउस प्रॉपर्टी में दिखा सकते हो। कोई म्युनिसिपल टैक्स वगैरह है वो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। और न्यू स्कीम के अंदर आपको जो इंटरेस्ट आप पे करते हो हाउसिंग लोन के ऊपर, उसका आपको अगर प्रॉपर्टी लेट आउट वाली है तभी आपको यहाँ पे डिडक्शन मिला करती है, अदरवाइज ये यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिला करती है न्यू टैक्स रिजाइम के अंदर। ठीक है सर। हम लोग आ जाते हैं कैपिटल गेन वाले पॉइंट के ऊपर। अब आप लोग इस स्क्रीन को देख के घबराना मत। ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। मैंने बहुत जानबूझ के कॉम्प्लेक्स बनाई है क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कवर किए हैं पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले हम प्रॉपर्टी वाला केस लेते हैं। अगर आपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी सेल आउट करी है तो उसका टैक्सेशन कैसे होगा, अब आपको वो समझना है। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि पीरियड ऑफ होल्डिंग कितनी है। अगर 24 मंथ से ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, अगर 24 मंथ से कम है तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। ठीक है सर। हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज करी थी 6 फरवरी 2023 को। हम इसको सेल कर रहे हैं 7 अगस्त 2025 को, मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमने इसको सेल आउट करी है। ठीक है सर। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी थी? 49,50,000 की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी। सेल कंसिडरेशन कितनी है? 49 लाख की। सर, ये वाला पॉइंट क्यों आपने अलग किया, मतलब क्यों जानबूझ के इसको अलग बनाया? ध्यान से सुनना। एक प्रोविजन है सेक्शन नंबर 50C प्रोवाइजो 3 कहता है अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मोर देन 110% होगी एक्चुअल सेल कंसिडरेशन से तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही एक्चुअल सेल कंसिडरेशन माना जाएगा, अदरवाइज जो आपने एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है वही रहेगी। ठीक है, अगर ये यहाँ पे 60 लाख हो जाती है तो आपकी यहाँ पे सेल कंसिडरेशन जो आएगी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पे 60 लाख आएगी, बिकॉज ये इससे 110% ज्यादा रहेगी। ठीक है सर, ये वाला पॉइंट समझ में आ चुका है। मैंने यहाँ पे विदाउट इंडेक्सेशन वाला पॉइंट भी कवर किया है, ये आपका ऑटोमेटिकली निकल कर आ जाता है। ठीक है, जब भी आप अपनी आईटीआर के अंदर ये वाली डिटेल फिलअप करते हो, फेयर वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन, ट्रांसफर एक्सपेंस एंड जो भी इसका परचेज वैल्यू विदाउट इंडेक्सेशन, ये वाली जितने की आपने प्रॉपर्टी परचेज करी है वाली वैल्यू जैसी डालते हो ये सारी कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है। बट इसको आप समझ लो, ये आपको यहाँ पे डिटेल फिलअप करनी है, फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन। ठीक है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिकॉज पीरियड ऑफ होल्डिंग के हिसाब से ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है। ठीक है सर। यहाँ पे आपको सीआईआई देखना है तो आप लोग यहाँ पे देख के चल सकते हो। हमने लास्ट ईयर का भी यहाँ पे ले लिया है एंड जिस साल में हमने परचेज करी थी वो वाला भी हमने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, सो यहाँ पे ये कंपटीशन आपकी बनकर आ जाती है।
टैक्स किसके ऊपर लगेगा? टैक्स खाली आपका 3 लाख के ऊपर लगेगा। इन दोनों में से कौन-सा बेनिफिशियल होता है, उसके ऊपर आपका टैक्स लगा करता है, ठीक है? ये वाला आपको कंसेशन के रूप में दे दिया जाता है, मतलब इसके ऊपर टैक्स नहीं लगा करता है, ठीक है सर? अब हम लोग बात करें सर शेयर मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट करना होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट करना होता है? सर यहाँ पे अगर डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है तो हमको कैसे कंप्यूट करना है? वन बाय वन सारी चीज़ें समझ के चलना, ठीक है? यहाँ पे हमारे क्लाइंट के 3 टैक्स पी-एंड-एल है। 3 मतलब 3 ब्रोकर के। पहला एंजल में भी वो डील करता है। म्यूचुअल फंड का एंजल मैंने अलग से यहाँ पे निकाला है बिकॉज़ इसके अंदर भी 1-2 पॉइंट मेरे को डिस्कस करने हैं। ठीक है सर? हम लोग बात करें हम सारे टैक्स पी&एल ओपन कर लेते हैं तब हम इसकी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एंजल का भी हम लोग ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ठीक है? इसको मैं हाइलाइट कर लेता हूँ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ठीक है? ये हमारे चार्जेज़ हैं, इसको भी अभी हम लोग देख लेंगे, ठीक है? अब हम लोग अपना नेक्स्ट पी&एल के ऊपर चलते हैं, ग्रो का है, ठीक है? ग्रो के अंदर क्या-क्या है हमारा? ये हमारा इंट्राडे है, इसके अलावा शॉर्ट टर्म पी&एल है, ठीक है? लॉन्ग टर्म इसके अंदर 0 है, ठीक है? इसके अलावा डिविडेंड है, ठीक है? इसके अलावा इंट्राडे की टर्नओवर हमको प्रोवाइड कर रखी है, बहुत ही अच्छी बात है। ग्रो का भी हमने देख लिया, एंजल का भी हमने देख लिया, अब हम लोग यहाँ पे अपस्टॉक का भी देख लेते हैं। अपस्टॉक के अंदर इसने क्या-क्या कर रखा है? अपस्टॉक के अंदर सर कमोडिटी भी है, फ्यूचर एंड ऑप्शन भी है एंड यहाँ पे आपका इक्विटी भी है, ठीक है? सारे केस मतलब अपस्टॉक के अंदर तो हमको सारे ही केस देखने को मिल जाएँगे। करेंसी नहीं किया, चलो करेंसी 0 है, ठीक है? बाकी सारे केस हम लोग डिस्कस करके चलेंगे वन बाय वन। सो अब हम लोग अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं और मैं आपको सबसे पहले बता दूं एसटीटी का जो डिडक्शन है वो आपको कैपिटल गेन के अंदर नहीं मिला करता है, इंट्राडे एंड एफएनओ के अंदर उसका डिडक्शन आपको मिलता है। बहुत ही सिंपल बात है, बहुत ही आसान बात है, इसको अपने दिमाग में डाल लेना, ठीक है सर? बाइफरफिकेशन कैसे करनी है मैं बता देता हूँ। कुछ टैक्स पी&एल के अंदर एसटीटी का डिडक्शन ऑलरेडी नहीं लिया जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर, ठीक है? बट कुछ टैक्स पी&एल के अंदर ये मिक्स होते हैं, इनको हमको अलग-अलग करना होता है। ठीक है सर, बात क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। हम लोग बात करें, यहाँ पे पहले हम लोग फ़िल्टर हटा लेते हैं, ठीक है? इसको हम लोग सारे फ़िल्टर हटा के अब देखते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पे शॉर्ट टर्म भी निकल कर आ रहा है, ठीक है? लॉन्ग टर्म भी निकल कर आ रहा है और यहाँ पे स्पेकुलेशन मतलब इंट्राडे की भी एक ट्रांज़ैक्शन है अपस्टॉक के अंदर, ठीक है सर? अब हम लोग बात करें सर यहाँ पे एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं, चार्जेज़ भी दे रखे हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिए, ठीक है? ये जो पी&एल है ना आपका शॉर्ट टर्म वाला, लॉन्ग टर्म वाला या फिर स्पेकुलेशन वाला, ये जो पी&एल है, ये वाला पी&एल के अंदर आपके एक्सपेंस इंक्लूड नहीं है, ठीक है? पहली बात क्लियर हो चुकी है। ये ग्रॉस वाला है, आप लोग देख सकते हो ये आपका ग्रॉस आ रहा है 27990 27990 ये आपका ग्रॉस वाला है, ठीक है सर? क्लियर है बात? ठीक है। अब हमको सबसे पहले इनकी टर्नओवर आइडेंटिफाई करनी है। सर टर्नओवर आइडेंटिफाई कैसे होती है वो भी ध्यान में सुनना। यहाँ पे शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के केस में आपको सिंपली सेल अमाउंट देखना है टर्नओवर के लिए, ठीक है? यहाँ पे मैं फ़िल्टर लगा देता हूँ, अगर हमको शॉर्ट टर्म का देखना है ब्लैंक वाले हटा देता हूँ, तो आप लोग शॉर्ट टर्म का सेल अमाउंट देखोगे, टर्नओवर आ रही है 83726 83726 आपकी यहाँ पे टर्नओवर आ जाती है। मैं बात करूँ यहाँ पे लॉन्ग टर्म की हमको निकालनी है, तो लॉन्ग टर्म की भी हम लोग देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म की यहाँ पे इसको आप लोग ओके करोगे, ये आपका सेल अमाउंट लॉन्ग टर्म का आ जाएगा। लॉन्ग टर्म की जो सेल वैल्यू आ रही है, जो टर्नओवर आ रही है, वो आ रही है 59786 की। इसके अलावा इंट्राडे की जो टर्नओवर है वो एब्सोल्यूट वैल्यू में आती है, ठीक है? अभी मैं एफएनओ के साथ निकाल लूँगा। इंट्राडे और एफएनओ की टर्नओवर आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू में निकलती है। थ्रू अ फॉर्मूला कैसे निकलती है अभी मैं डिटेल में वो भी समझा दूँगा। अभी के लिए ये मान के चलिए, ये माइनस का साइन आपको इग्नोर करना होता है, जो भी पॉजिटिव वैल्यू है वो आपको यहाँ पे लेके चलनी है। तो इसकी जो टर्नओवर है वो आ चुकी है 1887 की, ठीक है सर? सर टोटल एक्सपेंस कितने हैं? यहाँ पर टोटल एक्सपेंस है 1072 के, ठीक है? इसको हमको बाइफरफिकेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर आप लोग देख सकते हो, ठीक है? 1072 इंटू 83726 डिवाइडेड बाय 145399 ये आपका निकल कर आ जाता है 617 आपका जो शॉर्ट टर्म वाला कैपिटल गेन निकल कर आ रहा है उसका एक्सपेंस है, ठीक है? ऐसे ही हमको एसटीटी को बाइफरफिकेट करना है। सर एसटीटी को क्यों बाइफरफिकेट करना है? बिकॉज इंट्राडे वाली जो ट्रांजैक्शन होगी वहां पे एसटीटी अलाउ किया जाता है, बाकी इन केस में एसटीटी एक्सपेंस को अलाउड नहीं किया जाता है और इनको हमको हटाना होता है, ठीक है सर? ऐसे ही हमने एसटीटी ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर कैलकुलेट किया एंड यहाँ पे एक्सपेंस का एलोकेशन हमने निकाल लिया। जो एक्सपेंस हमको एक्चुअल में यहाँ पे अपनी आईटीआर के अंदर दिखाने हैं वो है 4999 शॉर्ट टर्म वाले केस में, लॉन्ग टर्म वाले केस में 356 एंड इंट्राडे वाले केस में 14 रुपीज़ के, ठीक है सर? बाकी वैल्यू कहाँ से निकलेगी बाय वैल्यू वगैरह? सर शॉर्ट टर्म में जैसे आप फिल्टर लगाओगे
ये आपका अप स्टॉक का है, ठीक है? बाय वैल्यू आपकी यहाँ पे परचेज़ वैल्यू आ जाती है। ये आपकी कितनी आ रही है? ये आपकी रुपीज़ 51439 की आ रही है, ठीक है? सो हम लोग अपनी कंपटीशन में चलते हैं। आईटीआर की कंपटीशन जो है हमारी, आप लोग देख सकते हो अप स्टॉक के केस में, यहाँ पे शॉर्ट टर्म वाले केस में 83726 आ रहा है। आपकी जो टर्नओवर है 83726 आपकी टर्नओवर आ रही है, ठीक है? हम लोग बात करें बाय वैल्यू की, बाय वैल्यू आ रही है आपकी 51439 की, 51439 की आपकी बाय वैल्यू आ रही है। एक्सपेंस कितना हमको यहाँ पे दिखाना है? 4999 का यहाँ पे एक्सपेंस आपका अलाउड किया जाएगा। एसटीटी वाला एक्सपेंस इस केस में अलाउ नहीं किया जाएगा। ऐसे ही हमको यहाँ पे लॉन्ग टर्म का भी देखना है। लॉन्ग टर्म के ऊपर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता हूँ, ठीक है? सो हम लोग यहाँ पे ब्लैंक को हटा देते हैं, इसको हम लोग ओके कर देते हैं। ये आपका लॉन्ग टर्म वाला आ चुका है। यहाँ पे सेल वैल्यू आपकी कितनी है? सेल वैल्यू आ रही है आपकी 59786 की, 59786 की, ठीक है? एक्सपेंस कितने यहाँ पे अलाउड है? 356 के यहाँ पे एक्सपेंस आ जाएँगे। इसके अलावा नेट कंसिडरेशन आ जाती है। सर परचेज़ वैल्यू कितनी है? परचेज़ वैल्यू आपकी बाय अमाउंट आती है। इसका जैसे आप टोटल करोगे 62195 की आ रही है, 62195 की आ रही है। इसके अंदर हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आ रहा है, ठीक है सर? अप स्टॉक का जो टैक्स P&L था हमने पूरा यहाँ पे बाइफरफिकेट कर दिया है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के अंदर, ठीक है सर? अब हम लोग बात करें सर उसके अंदर आपका इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन भी था, ठीक है? फ्यूचर एंड ऑप्शन की टर्नओवर कैसे निकलती है सबसे पहले वो ध्यान में रखना। यहाँ पे आपका फॉर्मूला लगता है एबीएस, ठीक है? मैं दोबारा यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ। एबीएस, ठीक है? ब्रैकेट ओपन करना है आपको। यहाँ पे जो भी आपका टोटल P&L है उसके ऊपर लगेगा, ठीक है? इसको आपको सबसे नीचे आना है, ठीक है? इसको ऊपर जाना है, कंट्रोल डी, आपकी टर्नओवर आ जाती है। कितनी आ रही है? 334490 की टर्नओवर आ रही है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है 334490 की आपकी आ रही है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? यहाँ पे सर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, ये आपका ग्रॉस लॉस है, ठीक है? तो 53960 का ग्रॉस लॉस है। इसके अलावा जितने भी एक्सपेंडिचर हैं, देखो यहाँ पे एसटीटी वाला भी इंक्लूड है। मैं इसको अगर ओपन करूँ तो ये आपका एसटीटी वाला भी इंक्लूड है। हमको सारे एक्सपेंडिचर लेने हैं 26560, सारे एक्सपेंडिचर हम लोग यहाँ पे लेंगे। हमारा जो नेट टैक्स P&L एफएनओ के अंदर आ रहा है वो यहाँ पे माइनस का 80520 आ रहा है, ठीक है? यही हमारा नेट यहाँ पे जाएगा, ठीक है सर? इसको भी हम अपनी कंपटीशन में ऐड ऑन कर लेते हैं इंट्राडे एफएनओ के केस में, ठीक है? इंट्राडे देखो अप स्टॉक का 1887 था, ठीक है? ये टर्नओवर हो चुकी है, ये P&L हो चुका है। एक्सपेंस कितना अलाउड था? 14 का अलाउड था, ठीक है? एंड ये हमारा अप स्टॉक का आ चुका है टर्नओवर 334490। P&L हमारा आ चुका है -53560। एक्सपेंस कितने थे? 26560। सर नेट टैक्स P&L कितना आ रहा है हमारा? 80120 का हमारा अप स्टॉक का फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर लॉस निकल कर आ रहा है, ठीक है सर? इसके अलावा हमारा कमोडिटी भी है इसके अंदर, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो कमोडिटी सर ये आपका शॉर्ट टर्म में आएगा, लॉन्ग टर्म में आएगा, ध्यान से सुनना। ये जहाँ पे भी CP आ जाए ना, ये आपके ऑप्शन वैल्यू होते हैं। अब इसको डिटेल में समझना है तो आपको शेयर मार्केट में डील करना पड़ेगा, बट मैं आपको अगर सिंपलेस्ट वे में बताऊँ तो अगर आप किसी ऑप्शन को यहाँ पे चाह रहे हो, आपकी एक्सपेक्टेशन है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो हम यहाँ पे C परचेज़ करते हैं। अगर हमको लग रहा है किसी ऑप्शन की वैल्यू गिरने वाली है तो वहाँ पे हम P परचेज़ करते हैं। इसके अंदर बहुत लॉस वगैरह होता है, तो आप लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में कम ही डील करना, ठीक है? सेम फ्यूचर एंड ऑप्शन जैसे ही इसका भी ट्रीटमेंट होता है। जो भी हमारा ग्रॉस P&L है 2390, ठीक है? ये हमारा आ जाएगा 2390, ये हमारा लॉस है। टर्नओवर कैसे आएगी? टर्नओवर मैंने निकाल रखी है ईबीएस का फॉर्मूला लगा के, ठीक है? तो आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। टर्नओवर आपकी आ रही है 7810 की, ठीक है? इसके अलावा हमारा ग्रॉस P&L आ रहा है 2390 का। इसको मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ, ठीक है? आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में, ठीक है? इसके अलावा हमारे जो एक्सपेंडिचर सारे हमको अलाउ होंगे। हाँ जी सर, सारे अलाउ होंगे। यहाँ पे 900 के एक्सपेंडिचर है, तो कमोडिटी के अंदर भी हमने यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे कवर कर लिया है, ठीक है सर? अब हम लोग आगे चलते हैं। हमारा अप स्टॉक का जितना भी था, इक्विटी वाला भी कवर कर लिया, फ्यूचर एंड ऑप्शन भी कवर कर लिया, कमोडिटी वाला भी हमने कवर कर लिया, ठीक है? अब हम लोग चलते हैं हमारे ग्रो वाले के ऊपर। सर ग्रो वाले के ऊपर क्या चार्जेस अलग से दिखाते हैं? हाँ जी, इसके अंदर भी इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है? इसको भी हमको अलग से बाइफरफिकेट करना होता है। इसके अंदर हमारा इंट्राडे P&L आ रहा है एंड हमारा शॉर्ट टर्म P&L आ रहा है। लॉन्ग टर्म इसके अंदर हमारा नहीं आ रहा है, ठीक है सर? तो सबसे पहले मैं बात करूँ, आपका ये जो इंट्राडे वाला है उसके एक्सपेंडिचर हमको अलग बाइफरफिकेट करने होंगे एंड शॉर्ट टर्म वाले हमको अलग बाइफरफिकेट करने होंगे। सेम आपको ट्रीटमेंट करना है, टर्नओवर दोनों की निकालनी है। इसकी कैसे निकालेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू लगा के, ठीक है? एंड जो शेयर वाली टर्नओवर है वो हमारी शॉर्ट टर्म वाली आ जाएगी, जो इसकी सेल वैल्यू है, ठीक है? शॉर्ट टर्म वाली आपकी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। ये आपकी सेल वैल्यू कितनी आ रही है? 219620 की आ रही है, ठीक है? ये आपकी यहाँ पे आ जाएगी
219,620 की। अब एक्सपेंस कितने हैं टोटल? 7162 के एक्सपेंस है, इसको बाइफरफिकेट कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। ये आपका 647 आ जाएगा, ये आपका 6515 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँ आपका एसटीटी का अमाउंट कितना है? एसटीटी का अमाउंट है आपका 1355 का, इसको हम लोग बाइफरफिकेट कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। ये आपका इंटरडे वाला आ जाएगा, ये आपका शेयर टर्नओवर वाला आ जाएगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या हम इंटरडे वाला एसटीटी माइनस करें, हाँ या ना? नहीं करना है, बिकॉज एसटीटी अलाउ होता है ऑन इंटरडे। स्पेकुलेटिव बिजनेस पे अलाउ है, नॉर्मल बिजनेस पे अलाउ है, किसके ऊपर अलाउ नहीं है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर अलाउ नहीं है, ठीक है। तो ये वाला जो एसटीटी है ये हम इसमें से माइनस कर देंगे और जो एक्सपेंस हमको अलाउ किया जाएगा वो हमारा ये निकल कर आएगा, ठीक है। तो ये सारी जो वैल्यू है ये हम लोगों ने यहाँ पे डाल दी है कंपटीशन के अंदर, ठीक है। कैपिटल गेन के अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे ये ग्रो वाला है। शॉर्ट टर्म वाली जो हमारी टर्नओवर है वो आ रही है 219,620 की, ठीक है। एक्सपेंस हमारे इतने हैं 5282 के, ठीक है। एंड हमारा जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो हमारी 205,200 की है, ठीक है। जो भी बाय वैल्यू वो यहाँ पे हमको लिख देनी है। हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ग्रो के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो हमारा ग्रो वाला जो पॉइंट है वो हो चुका है। इंटरडे के अंदर हमारा ग्रो में हमको डालनी है वैल्यू। सो इसकी हमारी टर्नओवर कैसे निकल कर आएगी? टर्नओवर हमको यहाँ पे दिखा भी रखी है इसने, ठीक है। टर्नओवर 21811 आ रही है, 21811 ये हमारी टर्नओवर हो चुकी है। पी एंड एल कितना आ रहा है? पी एंड एल आ रहा है हमारा -912, मतलब लॉस है इसके अंदर भी। इसके अलावा एक्सपेंस भी है हमारा 647 का, ठीक है। 647 का ये हमारा एक्सपेंस है। एसटीटी हम इसके अंदर माइनस नहीं करेंगे, तो हमारा जो नेट लॉस आ रहा है इंटरडे के अंदर ग्रो वाला माइनस का 1559 आ रहा है, ठीक है। बहुत ही सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ, आप लोगों को कंपटीशन के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सर ग्रो कवर हो चुका है, अपस्टॉक कवर हो चुका है, एंजल रह गया है, ठीक है। कैपिटल गेन के अंदर भी हमारा यहाँ पे ये वाला पार्ट भी हो चुका है, ठीक है। ग्रो कवर हो चुका है, अपस्टॉक कवर हो चुका है, एंजल रह गया है। एंजल को मैंने जानबूझ में लास्ट में रखा है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एंजल वन वाले जो टैक्स पैनल है उसके ऊपर चलते हैं, ठीक है। ये हमारा एंजल वन का है, म्यूचुअल फंड का भी अभी आपको समझा दूंगा। एंजल वन के टैक्स पी&एल के अंदर आपको यहाँ पे मेहनत नहीं करनी है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अंदर जो एसटीटी वाला पोर्शन है ऑलरेडी यहाँ पे जिस पे अलाउ करना है उस पे अलाउ कर रखे, जिस पे अलाउ नहीं करना उस पे अलाउ नहीं कर रखा है, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही है इस केस में, तो ठीक है। इसके अंदर मैंने एक चीज और आपको समझानी है। देखो यहाँ पे ना बोनस शेयर है, बोनस शेयर के केस में लोग पूछते हैं सर क्या ट्रीटमेंट होता है? कोई भी नया ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसकी जो बाय वैल्यू होती है वो जीरो होती है बस, ठीक है सर। बोनस शेयर होते हैं बिकॉज इसकी सेल वैल्यू जब जिस भी आप वैल्यू पे बेच रहे हो सेल वैल्यू आ जाती है, बट यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी जीरो निकल कर आ जाती है, ठीक है सर। बोनस वाला पॉइंट भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। बाकी ये वाली कैलकुलेशन मैंने आपको खाली दिखाने के लिए यहाँ पे कर रखी है, आपको ये वाली कैलकुलेशन नहीं करनी है। इसके अंदर आपका नेट टैक्स पी&एल आता है, यहाँ पे आपका ग्रॉस वाला वैल्यू नहीं आती है, ठीक है सर। इसके अंदर आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर 45162 की आ रही है। इसको कैसे हमको करना है? यहाँ पे आपको फिल्टर लगाना है, कंट्रोल शिफ्ट एल, ठीक है। शॉर्ट टर्म वाले के ऊपर आपको यहाँ पे जो ब्लैंक वाला है उसको हटा देना है, ठीक है सर। हम लोग बात करें यहाँ पे जो सेल वैल्यू है वो कितनी आ रही है? सेल वैल्यू आ रही है 114886 की, ठीक है। 114886 हमको यहाँ पे डालना है स्टॉक वाले के अंदर, ठीक है। हम लोग बात करें एक्सपेंस की, एक्सपेंस आपको ये वाले लेने हैं, ठीक है। एसटीटी नहीं लेना है, खाली ये वाले लेने हैं। ये कितने आ रहे हैं? 197 के, 197 मतलब 198 हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपकी नेट कंसिडरेशन आ जाती है। देन हम लोग बात करें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी बाय वैल्यू होती है। बाय वैल्यू कितनी आ रही है? 1,00895 की, ठीक है। 1,00895 कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट वगैरह इस केस में होता नहीं है। यहाँ पे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाता है एंजल वाला, ठीक है सर। हम लोग बात करें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी, आप लोग यहाँ पे फिल्टर लगा देना, इसको आप लोग हटाओगे, ठीक है। आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाले पे फिल्टर लगा दो, इसमें जो भी ब्लैंक वाला पोर्शन है उसके ऊपर है आप यहाँ पे टिक कर दो। आपकी यहाँ पे सेल वैल्यू आ जाती है, ठीक है सर। आपके यहाँ पे एक्सपेंस आ जाते हैं, ये आपकी बाय वैल्यू आ जाती है। ऐसे ही आपका एंजल का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी निकल कर आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है 45162 का, एंड यहाँ पे स्टॉक वाला जो है वो आपका आ रहा है 13793 का, ठीक है सर। अब हम लोग बात करते हैं म्यूचुअल फंड का क्या ट्रीटमेंट करना है। म्यूचुअल फंड का मैंने जानबूझ के यहाँ पे अलग निकाला है। सर इसका रेलिवेंस क्या है पहले समझना आराम से। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का ट्रीटमेंट अलग होता है, डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड का ट्रीटमेंट अलग होता है। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड जो भी होते हैं वो 111A के अंदर टैक्सेबल होते हैं, और अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड होते हैं उनका ट्रीटमेंट अलग होता है। वो मैं दिखा भी दूंगा आईटीआर के अंदर कैसे हमको शो करना है, एंड इसके अंदर भी हमको कैसे कंपटीशन अलग रखनी है। अब यहाँ पे आपको पता कैसे चलेगा? देखो यहाँ पे ना लिखा होता है, ये आपके इक्विटी ओरिएंटेड है, ठीक है। म्यूचुअल फंड इक्विटी वाले, ये अदर देन इक्विटी है, ठीक है सर। डेट ओरिएंटेड है जो भी है, ठीक है, अदर देन इक्विटी है।
अब हम लोग बात करें जो नॉर्मल सिनेरियो होता है आपका शेयर वाले केस में, सर 1 साल से ज़्यादा अगर होल्ड किया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, अगर 1 साल से कम किया तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। अब इसको ध्यान से समझना, जो इक्विटी ओरिएंटेड वाले हैं, ये आपने 27/9/2024 को परचेज़ किया था और 24/10/2025 में यहाँ पे सेल किया, मतलब 1 साल से ज़्यादा में सेल किया है, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल कर आ रहा है। बट अब इस वाले केस को देखिए, जो अदर देन इक्विटी वाला है, ये आपने 3/6/2024 को परचेज़ किया था, 24/10/2025 को यहाँ पे आपने इसको सेल आउट किया है। सर ये 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, यहाँ पे आपका शॉर्ट टर्म क्यों निकल कर आ रहा है? इसको आप सवाल पूछो मेरे से, सर यहाँ पे शॉर्ट टर्म क्यों आ रहा है? बिकॉज़ इसके रूल अलग होते हैं, इसके ऊपर आपका होल्डिंग पीरियड 24 मंथ वाला एप्लीकेबल होता है। ठीक है सर, बात समझ में आई? इसका होल्डिंग रूल भी अलग होता है, इसका टैक्सेशन रूल भी अलग होता है। दैट्स व्हाई इसका बाइफरफिकेशन जो है वो मैंने यहाँ पे अलग-अलग किया है। म्यूचुअल फंड का ट्रीटमेंट यहाँ पे आपका अलग-अलग होगा। ठीक है? ये आपका मैंने सारी कंप्यूटेशन यहाँ पे रेडी कर ली है। आपका यहाँ पे खाली आपको फ़िल्टर लगाना है। ठीक है? यहाँ पे आप जैसे ही फ़िल्टर लगाओगे, ज़ीरो वाले को हटा दो, ये आपका सारा शॉर्ट टर्म वाला आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको इक्विटी ओरिएंटेड वाला खाली यहाँ पे देखना है, तो आपको यहाँ पे अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड वाले को हटा दीजिए। यहाँ पे सेल वैल्यू आपको लेनी है 46258 की, यहाँ पे पूरा नहीं आया है अभी, ठीक है ना? इसको पूरा हमको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ये आपकी आ रही है 49436 की, ठीक है? ये आपकी 49436, ये आपका इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है ये, ठीक है? अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड इसके अंदर जाते हैं, खाली इक्विटी ओरिएंटेड वाले आपके यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है? इसकी आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो आपकी परचेज़ वैल्यू होती है, वो आपको यहाँ पे लेनी है, ठीक है? ये अभी आपका पूरा नहीं आया है, इसको हम लोग पूरा लेते हैं, ठीक है? 44998 आ रहा है। सो 44998 आपकी यहाँ पे परचेज़ वैल्यू आ जाती है, ठीक है? कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 0 रहती है और आपका इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 4438 का आ रहा है, ठीक है सर? हम लोग बात करें अदर देन इक्विटी वाला भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है? खाली फ़िल्टर हमको यहाँ पे लगाना है अदर देन इक्विटी के ऊपर, इसको आप लोग ओके कर दीजिए, ठीक है? जो भी आपकी सेल वैल्यू है इसको सेलेक्ट कीजिए, 12625 12625, ठीक है? परचेज़ वैल्यू है उसको आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, 10999 10999, ये आपका अदर देन इक्विटी वाले केस में जो म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, वो आपका ये है, ठीक है सर? ऐसे ही हमने यहाँ पे लॉन्ग टर्म वाला निकाल लिया है। इन दोनों का कंसोलिडेशन, ये जो कंपटीशन शीट है ये मैं ड्राइव पे शेयर कर दूँगा, बिकॉज़ टेलीग्राम तो अभी चल नहीं रहा है, ठीक है? वो आपका मोस्ट प्रोबेबली 22 के बाद चलने लगेगा, तो मैं वहाँ पे भी इसको शेयर कर दूँगा, ठीक है सर? ये आपकी सारी कंपटीशन हो चुकी है, एंजल वाली भी, एंजल वाले के अंदर कोई भी यहाँ पे एफएनओ वगैरह नहीं है, ठीक है सर? हम लोग बात करें अदर सोर्स में, जो आपका डिविडेंड वगैरह है वो यहाँ पे आ चुका है, जो सेविंग बैंक अकाउंट में एआईएस टीएएस के अंदर शो हो रहा है और बैंक स्टेटमेंट से आपको इसको मैच कर लेना है, ठीक है सर? हमारी सारी कंपटीशन रेडी हो चुकी है पूरी कैपिटल गेन की। सर इसको अब हमको कैसे अपनी आईटीआर 3 के अंदर शो करना है, वो सीखते हैं। चलिए अब हम लोग अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे चलते हैं एंड आईटीआर 3 की लाइव फाइलिंग सीखते हैं। सर आपको इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर लॉगिन कर लेना है, अपने फॉर्म को आईटीआर फॉर्म नंबर 3 को सेलेक्ट कर लेना है, देन आपसे यहाँ पे शेड्यूल के बारे में पूछता है, कौन-कौन से शेड्यूल आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम इनकम वाले में चलते हैं, हमारा सैलरी वाला भी एप्लीकेबल है, वीडियो वाला भी एप्लीकेबल है, ठीक है? वीडियो वाला भी मैं आपको डायरेक्टली दिखा दूँगा एंड अदर सोर्स वाला भी एप्लीकेबल है, ठीक है सर? हम लोग बात करें बिज़नेस वाले केस में एंड मेनली ये बिज़नेस के केस में ही आपकी आईटीआर 3 जाती है। सो हमको कौन-कौन से शेड्यूल यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं, जितने मैंडेटरी वाले हैं एंड अदर्स इन्फॉर्मेशन। सर ये वाला पॉइंट देखिए, थोड़ा-सा मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अदर इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी इफ लायबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन नंबर 44 एबी, अगर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होती है। एफएनओ के केस में आपकी अगर टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ है तभी आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगी। नॉर्मल बिज़नेस के केस में जिसकी कैश रिसीट या फिर कैश पेमेंट मोर देन 5% होती है, उस केस में टर्नओवर की लिमिट आपकी 1 करोड़ रहती है, ठीक है सर? पॉइंट क्लियर है, ठीक है? सो हम इसको अनटिक कर देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमारे ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होगी। डेप्रिसिएशन वाला शेड्यूल भी हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं। हम लोग बात करें डिडक्शन, सर न्यूज़ डिज़ाइन के अंदर डिडक्शन वैसे भी अलाउड नहीं होती है, सो हम इसको भी हटा देते हैं। हम लोग बात करें यहाँ पे टैक्स वाले शेड्यूल के अंदर हमको ईसॉप अगर टिक हो रखा है तो इसको हटा देना, अदरवाइज़ इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है। इसके अंदर हम एएमटीसी हटा देते हैं, बाकी पे हम लोग कंटिन्यू कर देते हैं। स्किप क्वेश्चन के ऊपर आप लोग क्लिक कर दीजिए, इसको आप लोग ओके कर दीजिए, ठीक है? आप लोगों को सबसे पहले जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर आ जाना है। मैं बात करूँ यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है? इसके अंदर आपको कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं करना होता है। कॉन्टैक्ट के अंदर आपको यहाँ पे एडिट पे जाके यहाँ पे सेकेंडरी एड्रेस पे यस करना है, अदरवाइज़ यहाँ पे आपकी रिटर्न वैलिडेशन में दिक्कत आएगी, ठीक है? सो मैंने इसको यस कर दिया है, इसको हम लोग सेव कर देते हैं, ठीक है? ये हमारा कॉन्टैक्ट भी हो चुका है। फाइलिंग स्टेटस, आप कब आपकी ड्यू डेट रहने वाली है, यहाँ पे आपकी 31 अगस्त रहती है, जो आपकी आईटीआर 3 जाती है उसके लिए, एंड आपकी 31 अक्टूबर टैक्स ऑडिट वाले केस में। अगर टीपी रिपोर्ट वगैरह है तो यहाँ पे आपकी 30th नवंबर ड्यू डेट रहा करती है, ठीक है? सो हमने इसको टिक कर दिया है 31 अगस्त को। देन आपसे पूछ रहा है
डू यू हैव अ इनकम फ्रॉम बिज़नेस और प्रोफेशन? हाँ जी, बिल्कुल है। इसके अलावा आपसे यहाँ पे जो ओल्ड एंड न्यू टैक्स एग्ज़ाम के केस में क्वेश्चनरीज़ होती हैं, उसको आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना। यहाँ पे A19 में बोल रहा है इफ आंसर टू A19B इज़ येस, हैव यू फाइल्ड द ITR 3 एंड 4 एंड हैव फाइल्ड फॉर्म नंबर 10 IEA? क्या आपने पहले फॉर्म नंबर 10 IEA फाइल किया है या फिर नहीं किया है? नहीं सर, हम तो पहले भी न्यू टैक्स एग्जाम में ही थे, हमने यहाँ पे नो कर दिया है। ठीक है सर। देन आपसे अगला क्वेश्चन पूछता है, अगर आपके पहले क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे ना है, तो क्या आप इस बार ओल्ड टैक्स एग्जाम के अंदर जाना चाहते हो? अगर जाना चाहते हो तो यहाँ पे यस करके यहाँ पे आपको 10 आईए फॉर्म फाइल करना होता है, उसकी डेट आपको मेंशन करनी है, एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना है, बट हम यहाँ पे न्यू टैक्स एग्जाम के अंदर ही अपनी जो आईटीआर है वो यहाँ पे फिलअप करने जा रहे हैं। ठीक है सर, ये वाला पॉइंट भी आपका क्लियर हो चुका है। अब हम लोग आगे चलते हैं। रेसिडेंटल स्टेटस में आपको यहाँ पे ये वाली कंडीशन को टिक कर देना है। देन आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है, क्या आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो? डायरेक्टर तो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है? टाइप ऑफ कंपनी बताना होता है, पैन नंबर वगैरह, एंड अनलिस्टेड शेयर यहाँ पे आपने कितने ले रखे हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी होती है। ठीक है, यहाँ पे इस वाले पॉइंट में आपको अनलिस्टेड शेयर कितने होल्ड कर रखे हैं यहाँ पे आपको डिटेल देनी होती है। यहाँ पे आपको खाली ये बताना होता है आप डायरेक्टर हो तो किस कंपनी में हो। ठीक है सर, एंड ये वाली इन्फॉर्मेशन आपकी हो चुकी है। इसके बाद ये वाली इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी होती है, ये भी मैं दिखा देता हूँ। अनलिस्टेड शेयर आपको यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी बताना है, पैन नंबर बताना है, कितने शेयर आपने होल्ड कर रखे हैं। ठीक है, इसके अलावा कितने आपके यहाँ पे क्लोजिंग में है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी होती है अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो और अनलिस्टेड शेयर यहाँ पे आपने होल्ड कर रखे हैं। ठीक है सर, इसको हम लोग यहाँ पे सेव कर देते हैं। ये वाला पॉइंट भी हमारा क्लियर हो चुका है। यहाँ पे एक डिटेल ऐड ऑन हो रही थी अगले वाले पॉइंट में, ठीक है, ऑडिट इन्फॉर्मेशन वाले पॉइंट में। यहाँ पे आपसे पूछता है, आर यू लायबल टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर सेक्शन नंबर 44A? तो इसको हम लोग यस कर देते हैं। ठीक है, प्रेजम्पटिव टैक्सेशन के अंदर तो यहाँ पे 44A या फिर 44B तो आपका एनआर के केस में एप्लीकेबल होता है, तो हमारा ये केस नहीं है, तो हमने इसको सिंपली नो कर दिया है। सर अब हमसे क्वेश्चन पूछता है, आपकी जो टोटल सेल है, टर्नओवर है, ग्रॉस रिसीट है, वो कितनी है? हमारे वाले केस में लेस देन 1 करोड़ है, तो यहाँ पे हमने अप टू 1 करोड़ वाले ऑप्शन को टिक कर दिया है। क्या हमारे ऊपर टैक्स रेट एप्लीकेबल हो रही है? नहीं हो रही है, हमने इसको सिंपली नो कर दिया है। देन हमसे पूछता है, आर यू लायबल फॉर ऑडिट 92E के अंदर? इसको भी हमने नो रख दिया है। ठीक है सर, इसके अलावा पॉइंट नंबर ई इस बार एडिशन हुआ है, इफ लायबल टू ऑडिट अंडर एनी एक्ट अदर देन द इनकम टैक्स एक्ट। टैक्स ऑडिट के अलावा अगर आपका किसी और लॉ एंड प्रोविजन के हिसाब से किसी अदर एक्ट में आपने ऑडिट करवाया है, तो आपको यहाँ पे उसकी डिटेल प्रोवाइड करनी है। सर वो अदर एक्ट कौन कौन से हैं? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सेंट्रल एक्साइज एक्ट, ठीक है, ये सारे एक्ट हैं आपके, CGST एक्ट, इसके अंदर अगर आपकी ऑडिट वगैरह एप्लीकेबिलिटी आती है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे उसकी डिटेल प्रोवाइड करनी है। ठीक है, इसको हम लोग बैक कर देते हैं, हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद हमको नेचर ऑफ बिजनेस यहाँ पे प्रोवाइड करना होता है। नेचर ऑफ बिजनेस हमारे केस में देखो हमने ना यहाँ पे इंट्राडे भी करी है एंड एफ भी करी है। तो नेचर ऑफ बिजनेस हमारा यहाँ पे हमको जो लास्ट टाइम ऐड ऑन हुए थे कुछ कोड यहाँ पे वो सेलेक्ट करने होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, एफ वाला एफ आ जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको खाली जो भी आपका नेम है वो मेंशन कर देना है, डिस्क्रिप्शन आप नहीं भी डालोगे तो भी चल जाएगा। ऐसे ही आपको यहाँ पे इंट्राडे वाला भी मिल जाता है, स्पेकुलेटिव वाला भी मिल जाता है। ठीक है, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, मैंने दोनों यहाँ पे ऐड ऑन कर दिए हैं। ठीक है, सो जनरल इन्फॉर्मेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसको हम लोग कन्फर्म कर देते हैं। अब हम लोग चलते हैं हमारी जो ओरिजिनल ITR 3 होती है। सर बैलेंस शीट के अंदर हम क्या फिलअप करें? देखो बैलेंस शीट बनाना तो ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप खाली यहाँ पे एफ में कर रहे हो और खाली यहाँ पे आपकी इंट्राडे वगैरह वाली ट्रांजैक्शन है और कोई सेपरेट बिजनेस वगैरह नहीं है, तो जो भी आपका क्लोजिंग बैंक अकाउंट वगैरह है वो आपको यहाँ पे सोर्स ऑफ फंड के अंदर प्रोप्राइटर कैपिटल के अंदर डाल देना है। अब आप यहाँ पे बोलोगे सर सैलरी वाली इनकम भी तो आ रही है, तो अल्टीमेटली आपकी कैपिटल ही तो है भाई। बैंक अकाउंट के अंदर जो पैसा है वो आपकी कैपिटल ही मानी जाएगी। आप यहाँ पे प्रोप्राइटर फंड के अंदर दिखा देना, इसको आप लोग यहाँ पे सेव कर देना। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फंड के अंदर आप यहाँ पे आओगे, करंट एसेट्स के अंदर आपको देखने को मिलता है बैलेंस विद बैंक। ठीक है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस तो आपका मैच होना चाहिए। ठीक है, इसको आप लोग यहाँ पे मेंशन कर दोगे और इसको आप लोग यहाँ पे सेव कर दोगे। आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट हो चुकी है? हाँ जी सर कंप्लीट हो चुकी है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को आपको सिंपली यहाँ पे कंफर्म कर देना है, इसका ज़्यादा कोई भी काम नहीं है। सर इंपॉर्टेंट पॉइंट आ चुका है ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में जैसे ही मैं यहाँ पे आपको लाया और आपकी आंखें अब खुली की खुली रह गई, सर ये क्या? जितने भी लोग ITR फिलअप करते हैं और ITR 3 उन्होंने ऑलरेडी फिलअप करी है लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर,
सर ये 12C और 12D तो देखने को मिलता ही नहीं था। इसके पीछे तो सॉफ्टवेयर में लड़ाई हो रही थी, कोई टर्नओवर बेसिस पे दिखा रहा था, ठीक है? कोई परचेज़ वैल्यू दिखा रहा था, कोई सेल वैल्यू दिखा रहा था, कोई यहाँ पे डायरेक्ट आपका एक्सपेंस में दिखा रहा था, एफ-एन-ओ लॉस वगैरह एंड जो भी एक्सपेंस थे आपके अदर वाले से एसटीटी वाले, अदर वाले जितने भी, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन नॉर्मल बिज़नेस के अंदर सारे अलाउड होते थे। अब यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छा मॉडिफिकेशन किया है। इन्होंने इंट्राडे जैसा इन्होंने पॉइंट डाल दिया है कि भाई आप अपनी खाली टर्नओवर बताओ, आप जितनी भी इनकम हो रही है वो यहाँ पे बताओ और सिंपली आपकी रिपोर्टिंग हो चुकी है इंट्राडे एंड एफ-एन-ओ की। मतलब हम कह सकते हैं इन्होंने एक अच्छा काम किया है, ठीक है? ये कैसे आएगी? सर आपने अभी तो पूरी कंप्यूटेशन रेडी करी, इंट्राडे वाले एंड एफ-एन-ओ वाले पॉइंट के ऊपर आना है। ये आपका टोटल आ तो रहा है भाई, इंट्राडे का टर्नओवर कितनी है? 23698 23698 ठीक है? यहाँ पे आप माइनस में डालोगे बिकॉज़ यहाँ पे आपका इनकम फ्रॉम इंट्राडे है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको लॉस रिपोर्ट करना है, तो आपको यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट करना है, ठीक है? इन कितना हमारा लॉस आ रहा है यहाँ पे 3460 का 3460 टर्नओवर एंड इंट्राडे का जो लॉस था वो हमने यहाँ पे रिपोर्ट कर दिया है। सर एफ-एन-ओ को कैसे करना है? बिकॉज़ पहले एफ-एन-ओ की टर्नओवर इतनी रेलेवेंट नहीं रहती थी, आप सीधे लॉस रिपोर्ट कर सकते थे, बट अब रेलेवेंट हो चुकी है, ठीक है? तभी मैंने सारी टर्नओवर यहाँ पे निकाली थी। जब निकाल रहा था तब तो कई सारे लोग सोच रहे हैं ये टर्नओवर वगैरह क्यों निकाल रहे हो सर, कोई तो इसका काम होता नहीं है। मैंने आईटीआर को पहले ही देख लिया था और ये वाला चेंज मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, दैट्स व्हाई सारी कंपटीशन के अंदर मैंने इसको इंक्लूड कर दिया है, ठीक है? सर टोटल टर्नओवर कितनी है? 342300 की। 342300 हमने यहाँ पे टर्नओवर रिपोर्ट कर दिया है। इनकम फ्रॉम फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड ट्रेडिंग यहाँ पे आपका नेगेटिव में आएगा कितना? माइनस का 83410, ठीक है? माइनस का 83410 ये भी हमारा रिपोर्ट हो चुका है। इसको हम लोग कंफर्म कर देते हैं, ठीक है सर? ये वाला शेड्यूल भी हमारा एक्यूरेट मैनर में कंप्लीट हो चुका है। बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर जैसे ही आप आओगे, सर यहाँ पे क्या दिखा रहा है? कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस, मतलब इंट्राडे वाला भी आ चुका है एंड इनकम चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी। सर पीजीबीपी का भी अब यहाँ पे आ चुका है माइनस में, ठीक है? इसको आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है, ठीक है सर? आपका यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? बाकी सैलरी वगैरह वाला तो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसी बात नहीं बताऊंगा नहीं, बिकॉज इसके अंदर भी कुछ एडिशनल पॉइंट है। यहाँ पे आपको आना है ग्रॉस सैलरी के ऊपर, ठीक है? इसको आपको एडिट के ऊपर आना है। यहाँ पे आपको बाइफर्फिकेशन प्रोवाइड करना है। बाइफर्फिकेशन हमने यहाँ पे किया था, ठीक है? ये आपको बेसिक प्रोवाइड करना है, डीए एचआरए एंड अदर वाला अदर के अंदर डालना है, ठीक है? इसको हमने बाइफर्फिकेशन प्रोवाइड कर दिया है एंड हम इसको कंफर्म कर देते हैं। ये भी हमारा शेड्यूल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसको हम लोग कंफर्म कर देते हैं। सर हमारे कितने यहाँ पे शेड्यूल हो चुके हैं? हमारे यहाँ पे सैलरी वाले तक हो चुके हैं, ठीक है? हाउस प्रॉपर्टी वाला अगर आपकी कोई इनकम है तो आपको दिखानी है, अदरवाइज इसको सिंपली कंफर्म कर देना, ठीक है? उसके बाद हमारा शेड्यूल ऑफ बिजनेस प्रोफेशन ये हमने देख ही लिया है, इसको भी हम लोग कंफर्म कर देते हैं एंड हम लोग बात करें यहाँ पे कैपिटल गेन। सर कैपिटल गेन तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो टाइम लगाएंगे इस पे, ठीक है? सबसे पहला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सर बिल्डिंग वाला है क्या? बिल्डिंग वाला लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म में देखेंगे। सर पॉइंट नंबर 3 में क्या बोल रहा है, आराम से समझना। फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, मतलब इसने धोखा दिया किसको? अदर देन इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड को धोखा मिला है, ठीक है? बट उसको यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे हम लोग। कैसे रिपोर्ट करेंगे वो भी बताऊंगा, चिंता मत करो, बट अभी के लिए हम जो शॉर्ट टर्म वाला है वो यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है? इसको हमको एडिट के ऊपर क्लिक करना है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में क्या अमाउंट डालेंगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के लिए हम लोग अपनी कंपटीशन के ऊपर जाएंगे और ये रही हमारी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 467668 467668 हमारा आ चुका है, ठीक है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन 402530, ठीक है? एंड एक्सपेंडिचर कितने हैं? 4979 के। सर हमारा जो गेन है वो कितने का आ रहा है? 59157 का, ठीक है? 59157 का हमारा यहाँ पे गेन आ रहा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने वहाँ पे फिलअप कर दी है, ठीक है सर? हम लोग बात करें, ये वाला हमारा पॉइंट हो चुका है, इसको हम लोग सेव कर देते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं इसके ऊपर। देखो पॉइंट नंबर 6 में क्या बोल रहा है? फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स अदर देन एट A1 और A2 और A3 और A4 और A5। पहले यहाँ पे A4 तक ही होते थे, A5 यहाँ पे एडिशनली आया है। क्या आया है वो हमें समझने की जरूरत नहीं है। सर क्यों समझने की जरूरत नहीं है? यहाँ पे आना आप, ठीक है? यहाँ पे बोल रहा है आइटम 4 एंड 5 आर नॉट एप्लीकेबल फॉर द रेसिडेंट, मतलब एनआर के काम के हैं। सर ये हमारे काम का है, ये हमारे काम का है, इसके अंदर हमने डिटेल फिलअप कर दी है। इसके बाद हमारा A4 एंड A5 काम का नहीं है। हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास A6 बचता है। A6 के अंदर हमको इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है, इसको हमको एडिट के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपके यहाँ पे अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड वाले म्यूचुअल फंड है तो आपको यहाँ पे उसकी वैल्यू ऐसे डालनी है। फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन यहाँ पे डालनी है 12625 की, ठीक है? ये आपकी 12625 ये रहा, ठीक है? यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10999, ठीक है? 10999 इसका आपका गेन यहाँ पे निकल कर जाता है
1626 का, ठीक है सर? इसको आपको यहाँ पे सेव कर देना है। मैंने यहाँ पे मेजर पॉइंट आपके कवर किए हैं, आपकी आईटीआई 3 में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है सर, अब मैं बात करूँ यहाँ पे हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन स्टार्ट हो जाता है, शॉर्ट टर्म वाला हमने सारी डिटेल डाल दी है। ठीक है? सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। सेल ऑफ बिल्डिंग वाला जो पॉइंट है वो हम लोगों को यहाँ पे डालना है। ठीक है? इसको हम लोगों को एडिट करना है, यहाँ पे हम लोगों को डेट डालनी होती है। ठीक है? डेट हमारी 6 फ़ेब की थी परचेज़ वाली एंड सेल वाली आप लोग देख सकते हो 7th ऑफ अगस्त की थी। फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन हमको डालना है, फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन हमने डाल दिया है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी हमने डाल दी है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी हमने डाल दिया है, यहाँ पे इंडेक्सेशन अपने आप आ जाता है। ठीक है? इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे बाकी की जो कैलकुलेशन है वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो जाती है। ठीक है? सो आप लोग देख सकते हो जो टैक्स लगेगा वो यहाँ पे 3 लाख के ऊपर ही लगेगा। ठीक है सर? इसके अलावा जो बाहर की डिटेल है वो हमको यहाँ पे फिलअप करनी है, इसको हमको सेव कर देना है। ठीक है सर? ये वाला पॉइंट भी हमारा हो चुका है। अब हम लोग बात करें यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा था इक्विटी शेयर के ऊपर वो हमको पॉइंट नंबर 4 के अंदर डालना है। इसको हम लोगों को एडिट के ऊपर क्लिक करना है, व्यू शेड्यूल के ऊपर क्लिक करना है। सर यहाँ पे ना आपकी यूनिट आफ्टर 31st ऑफ जैन 2018 है, तो आपको यहाँ पे सेपरेटली रिपोर्ट नहीं करना है। ठीक है? यहाँ पे आपको कंसोलिडेटेड रिपोर्ट करना है, जो भी फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन है, जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, जो भी ट्रांसफर एक्सपेंस है। ठीक है सर? ये कहाँ से आएँगे? ये आपका लॉन्ग टर्म वाला ये रहा पॉइंट। ठीक है? यहाँ पे 250119 250119 ठीक है? यहाँ पे आपका आ जाता है फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 202853 202853 एंड आपका एक्सपेंडिचर यहाँ पे 494 के एक्सपेंडिचर आपके आ जाते हैं। ठीक है सर? इसको हम लोग यहाँ पे सेव कर देते हैं। ये वाला पॉइंट भी हमारा हो चुका है क्लियर, इसको हम लोग कंफर्म कर देते हैं, इसको हम लोग सेव कर देते हैं। देन हम लोग चलते हैं हमारे लास्ट वाले पॉइंट पे। सर यहाँ पे ना आपको डिटेल बीएफएलए से डालनी है। क्यों डालनी है मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मिसमैच आ जाता है आपका कई बार ना, तो दैट्स व्हाई इन्होंने भी यहाँ पे बोल रखा है कि भाई आप एंटर करिए वो वाली वैल्यू जो बीएफएलए में आ रही है आपकी। सो मैंने वहाँ से निकाल के इसको यहाँ पे फिल कर दिया है। ठीक है? आप लोग भी वहाँ से निकाल के इसको फिल अप करना। ठीक है? इसका चार्ट आप लोग देख सकते हो कौन-सा वाला पॉइंट कहाँ पे रिपोर्ट करना है। ठीक है सर? इसको हम लोग कन्फर्म कर देते हैं। ये वाला पॉइंट भी हमारा हो चुका है। अब हम लोग आ जाते हैं वीडीए के ऊपर। ठीक है? ये वाला जो 11 ए वाला है, ये वाला भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही आप लोग वहाँ पे रिपोर्ट करोगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसको आप लोग कन्फर्म कर दीजिए बस। ठीक है सर? हम लोग बात कर लेते हैं वीडीए की। वीडीए के लिए हमको यहाँ पे रिपोर्ट ओपन करनी पड़ेगी। सो हम लोग रिपोर्ट ओपन कर लेते हैं। ठीक है? सो हम लोग यहाँ पे आएँगे, कॉइनएक्स की हमारी रिपोर्ट है। यहाँ पे अब इसकी रिपोर्ट थोड़ी-सी अच्छी हो चुकी है। यहाँ पे आप लोग शेड्यूल वीडियो के ऊपर आओगे, सारी डिटेल आपको मिल जाती है। डेट ऑफ एक्विजिशन, हेड ऑफ इनकम क्या है, कैपिटल गेन है, पीजीपी नहीं है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कंसिडरेशन रिसीव जो भी है, वो यहाँ पे आ जाती है। ठीक है? वैसे ही हमने यहाँ पे फिलअप कर दिया डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ ट्रांसफ़र एंड कैपिटल गेन वाला शेड्यूल है। यहाँ पे हमारा 152 का यहाँ पे गेन आ रहा है। ठीक है? इसको हम लोग कन्फर्म कर देते हैं। वीडियो वाला शेड्यूल भी हमारा हो चुका है। ठीक है? अदर सोर्स वाली इनकम हमको कंपटीशन से चेक करनी है। सर यहाँ पे कंपटीशन के अंदर हमारी जो इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट थी एंड डिविडेंड था, वो दोनों हमने यहाँ पे डाल दिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2995 का डिविडेंड था एंड 5857 का यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट था। ठीक है सर? ये वाली डिटेल भी हमारी हो चुकी है। इसको हम लोग यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं। इसके बाद हमारा सीएफएलए आप लोगों को देखना है तो एक बार चेक कर लीजिए सही तरीके से आपका जो करंट ईयर का लॉस है वो यहाँ पे सेट ऑफ वगैरह हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है? सो हमारा ये सही है। इसको हम लोग कंफर्म कर देते हैं। बीएफएलए भी आप लोग देख लीजिए। बीएफएलए क्या होता है सर? सेट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस ऑफ अर्लियर ईयर। कोई अर्लियर ईयर का आ रहा है तो वो सेट ऑफ किस तरीके से हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है? इसको आप लोग यहाँ पे कंफर्म कर लीजिए। देन आपका यहाँ पे सीएफएल आ जाता है। सीएफएल भी आप लोग देख लीजिए। कैरी फॉरवर्ड टू फ्यूचर लॉस सही तरीके से हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। ठीक है? वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। इसको आप लोग कंफर्म कर दीजिए। ठीक है? उसके बाद आपका यहाँ पे स्पेशल रेट से जितनी भी इनकम टैक्सेबल हो रही है वो आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से टैक्सेबल हो रही है। इसको भी आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म कर देना है। ठीक है? आईटीआर 3 थोड़ी-सी यहाँ पे वास्ट रिटर्न होती है, टाइम टेकिंग भी होती है, बट इसको आराम से फिलअप करोगे तो कोई भी दिक्कतें आपको नहीं आने वाली है। ठीक है? इसको हम लोग कंफर्म कर देते हैं। उसके बाद तो हमारे नॉर्मल शेड्यूल आ जाते हैं। ठीक है? इसको आप लोग चेक कर लीजिए, इसको कंफर्म कर दीजिए एंड आपका टैक्स पेड वाला आप चेक कर लीजिए 26 ईयर्स से आपकी जितनी भी टीडीएस वगैरह वो है एक्यूरेट मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है? उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे पार्ट बी टीटीआई के ऊपर क्लिक करना है। इसको आप लोगों को चेक करना है। सो हमारा यहाँ पे जो टैक्स पेड है वो यहाँ पर है 11372 का और अमाउंट हमको कितना पे करना है 310840 का। ठीक है? सो यहाँ पे अभी हम लोग इसको पे लेटर के ऊपर क्लिक कर देते हैं एंड यहाँ पे हम इसको
प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है? यहाँ पे प्लेस हमने डाल दिया है, प्रोसीड टू वैलिडेशन के ऊपर। यहाँ पे आपकी जो आईटीआर है, वो वैलिडेट हो जाती है। सर, आज के सेशन में आईटीआर 3 की डिटेल कंप्यूटेशन हमने सीखी, आईटीआर 3 के फॉर्म को कैसे फिल अप करना है पोर्टल के ऊपर हमने वो सीखा। अगर आप लोग प्रोफेशनली ई-फाइल से आईटीआर फाइल करवाना चाहते हैं, देन डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐसे इन्फॉर्मेटिव सेशन के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए ई-फाइलिस को। थैंक यू सो मच गाइज़, बाय बाय, टेक केयर।